जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने प्रकाश के परिवर्तन के बारे में कुछ बताया था और प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में कुछ समझाया था। आइए आगे के क्लास में देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में कुछ। देखिए, पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि प्रकाश का किसी समतल सतह से परिवर्तन होता है तो कौन कोण कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। देखिए, जैसे ये बाबू पहले पिछले क्लास में हम बता दें कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। PQ मान लीजिए, PQ एक समतल दर्पण है। ये पिछले क्लास में बता दिया गया, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। ये बाबू आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। कोई दिक्कत? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण आपको बता दिए पिछले क्लास में, सबका डिफिनीशन भी बता दिया गया है। आपतित किरण, ठीक है। और ये बाबू है आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, देखिए पिछले क्लास में बता दिए आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है जिसको अभिलंब कहते हैं। ये भी आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, ये भी बता दिया गया है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है। आपतन कोण जिसको आई से सूचित करते हैं, पिछले क्लास में बताया है। आपतन कोण जिसको आई से सूचित करते हैं। और बाबू अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? परावर्तन का कोण जिसे आर से सूचित करते हैं। इतनी चीजें आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। ये बाबू आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू समतल दर्पण है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो मेरे भाई पिछले क्लास देखे हैं उनको यहाँ तक ये डिफिनीशन में या फिर यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आइए देखते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ तक हम बता दिए आपतन कोण किसे कहते हैं, परिवर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है, परिवर्तन कोण क्या होता है, कहाँ बनता है, ये भी बता दिया गया है। अब आइए आगे देखते हैं। कभी किसी आप रेखा कोण में पढ़े होंगे मैथ में, कभी भी कोई सरल रेखा खींच दिया जाता है तो इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है बाबू? 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी सरल रेखा को ऐसे खींच देते हैं तो उसमें कोण 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो मान के चलिए यदि हम यहाँ पे एक खींच दिए ये समतल दर्पण, तो बाबू यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? अगर यहाँ आपतन बिंदु इसको मान लें, आपतन बिंदु, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा बाबू? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। मैथ में आप पढ़े होंगे और ये भी जानते होंगे कि यदि कोई इस पे लंब डाल दिया जाए, किसी रेखा पर कोई लंब डाल दिया जाए तो वो दो बराबर भागों में इसको बांट देता है, तो आधा आधा कर देता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसी भी रेखा पर कोई भी लंब डालिएगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसके साथ, ठीक है। तो मान के चलिए 180 डिग्री टोटल है और इस पे एक लंब हम डाल दिए तो कितना डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, और टोटल कितना हुआ? 180 डिग्री, ठीक है। इसको नहीं लिख रहे हैं, टोटल 180 डिग्री है। 90 डिग्री इस साइड और 90 डिग्री इस साइड। अब जरा सा हमको ये बताइए आप लोग कि यहाँ से जब हम अभिलंब डालते हैं, यहाँ से जब हम अभिलंब यहाँ तक डाले हैं तो अब ये कोण तो 90 डिग्री का हो गया, हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ से ये समतल दर्पण ली, ये कोण 90 डिग्री का हुआ कि नहीं? हुआ। और बाबू जब ये 90 डिग्री का है, टोटल 180 डिग्री का है, तो ये कितना का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। कोई दिक्कत? देखिए ये टोटल 180 का होता है, आपको पता है। बीच में एक लंब डाल दिए तो लंब डालने पर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से 90 डिग्री से दो बराबर भागों में बटा। अब देखिए यहाँ पे दो बराबर भागों में 90 डिग्री ये हो गया, ठीक। तो बाबू क्वेश्चन ऐसे देता है एग्जाम में कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान यदि 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। परावर्तन का नियम आप पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है। ये तो अपन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन कहेगा आपतन कोण का मान यदि 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। तो आप परावर्तन के दूसरे नियम से जानते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो स्पष्ट है 30 डिग्री होगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। लेकिन आगे यदि दे दे, देखिए कैसे, देखिए आगे यदि ऐसे दे दे, ऐसे फिगर वाइज आपको दे दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ए आपतित किरण है, ये बी परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु ओ है, और ये आपका अभिलंब है, और ये मान के चलिए दर्पण है, समतल दर्पण है, एम मान लेते हैं, चाहे पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। बाबू ई भी तो कुछ कोण बना रहा है, ये भी तो कुछ कोण बना रहे हैं, मान के चलिए थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन दे दे आपतन कोण ये है बाबू, आपतन कोण ये है, और परावर्तन कोण आर है, और बाबू ये भी तो कुछ कोण बना रहा है, यहाँ पे भी तो कोण बन रहा है। तो कह देगा बाबू, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कह देगा आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान यदि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे तो स्पष्ट कर दीजिएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहेगा आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और देखिए यहाँ पे कह देगा आपतन कोण का मान, यानी इसका मान 30 डिग्री है, तो इसका मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पे परिवर्तन कोण तो है नहीं। कुछ लड़के क्या करते हैं कि परिवर्तन के नियम से सिंपल इतना ही जन्मे करते हैं, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तुरंत 30 डिग्री तो आंसर लगा देंगे 30 डिग्री, और 30 डिग्री एक के नंबर पर आता है। तो बाबू ऐसे गलती हो जाता है। देखिए अगर ऐसे फिगर वाइज दे आपको, यहाँ कह दे आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई आपको अभी हम समझा है पिछले थ्योरी में कि देखिए ये जो होता है टोटल 90 डिग्री का होता है ना जी। तो 98 डिग्री में से नहीं बाबू 30 डिग्री हुआ है। देखिए यहाँ पे समझिए, ये अभिलंब है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये आपतन बिंदु है, ये अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है। तो बाबू आपको बताए थे कि 90 डिग्री का होता है, ई 90 डिग्री का होता है, तब दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यही 90 डिग्री में आपतन कोण ये हुआ, ये आपतन कोण हुआ। तो बाबू 90 डिग्री दोनों का योग मान के चलिए, यहाँ थीटा है तो इसका ये भी योग 30 डिग्री है, तो 90 में से टोटल का योग कितना है, 90 है। तो थीटा प्लस आई यानी आपतन कोण, देखिए आई आपतन कोण को कहते हैं, थीटा प्लस आई, थीटा प्लस आई यानी आपतन कोण बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कुछ समझ में आया। देखिए थीटा और प्लस आई, आपको बताएं कि दो भागों में जब बटा तो बाबू ये 90 हुआ, ये 90 हुआ ना, तो ये 90 हुआ, तो ये 90 में से ही न बटा है। और तो बाबू ये आपतन कोण का मान यदि 30 डिग्री, इसका मान 30 डिग्री दे दिया है, तो इसका थीटा का मान केवल ये पूछ रहा है, इधर से हमको अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, बस ये आपतन कोण का मान हमको 30 डिग्री दिया है, और बाबू ये थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं थीटा प्लस कोणाई यानी आपतन कोण बराबर कितना, 90 डिग्री। तो कितना डिग्री दिया है बाबू, 30 डिग्री। तो थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 माइनस 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत बाबू, इतना समझने में किसी को कहीं से कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या समस्या है आपके साथ, ठीक है। देखिए ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दे दें। अब आप क्वेश्चन किसी भी किताब से करते रहिएगा, थोड़ा सा देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे दें, यदि फिगर वाइज दे दें, ऐसे फिगर बना दे सिंपल वे में, आपका फिगर दे दे ऐसे और ऐसे दे दे, और कहेगा का कि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान कोणाई
कोण आई का मान, आपतन कोण का मान यदि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो कहेगा ई थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा दोनों तरफ में होता है भाई मेरे, देखो ये अभिलंब है बाबू, अभिलंब है ना, तो यहाँ 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, देखिए 90 डिग्री का होता है। अब कहेगा बाबू ई वाला दे देगा, आपतन कोण का मान दे देगा, फिगर वाइज ये सब क्वेश्चन देता है, देखिए कैसे ये दे देगा, ये दे देगा, कहेगा 60 डिग्री है, आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो कहेगा कि ये ई थीटा का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं परिवर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर, तो हम ये जानते हैं कि जितना ही कोण आई होंगे उतना ही कोण आर होंगे। कहने का अर्थ क्या है कि जितना आपतन कोण होंगे उतना ही डिग्री परिवर्तन कोण होंगे, क्योंकि परिवर्तन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो देखिए कोण आई यहाँ पे है, ठीक, और कोण आर यहाँ पे है, यानी जब हाई 60 तो हाई हो 60, ये 60 डिग्री तो ये हो 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री तो फिर यहाँ 90 का एंगल बन गया, तो कोण आर प्लस थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। कोई दिक्कत, जरूर नोट कीजिएगा ये और ये नोट कर लीजिएगा भाई मेरे, ये और ये, ठीक है। कोण आर प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोण आर का मान कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ये बाबू आपका आंसर है। ठीक है, बहुत सारे सीट जब लगाइएगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और भी कोई भी बुक्स यदि आपके पास होगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको थ्योरी पता है तो आप क्वेश्चन कितना कर सकते हैं इसी टाइप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे थीटा प्लस आर है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा भाई मैंने, देखिए थीटा प्लस आर और ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए ये कंप्लीट है लगभग, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, मिटा देगा। देखिए अभी हम पढ़े बाबू समतल दर्पण पे यदि प्रकाश किरण कैसी आपतित होती है, तिरछी आपतित होती है, तो अभी हम क्या जाने समतल दर्पण प्रकाश किरण तिरछी आपतित होती है तो ऐसे लौट जाती है, लेकिन तिरछी आपतित ना हो तो लंबवत आपतित हो तो क्या होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे डायरेक्ट ऐसे लंबवत आपतित हो जाए, ऐसे ही पड़े, तो क्या होगा, इसमें परिवर्तन कोण का मान कितना होगा, आपतन कोण का मान कितना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। प्रकाश लौटेगी तो किधर जाएगी, देखिए ये समतल दर्पण है, क्यों आपका एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। ये बाबू आपका आपतन बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। देखिए अब बाबू ये आपतित किरण हो जाएगी, अब आपतित किरण हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे लंबवत आपतित हो, देखिए यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे कैसी आपतित हो, लंबवत आपतित हो, तो क्या कंडीशन होगा। तो देखिए यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है तो बाबू परिवर्तन के बाद ठीक उसी पथ पे वापस लौट जाती है, जैसे आई वैसे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, यदि कोई प्रकाश, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे यदि लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, यानी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो दरअसल बात यहाँ हो गया कि अब आपतन कोण कैसे बनेगा ना जी, परिवर्तन कोण कैसे बनेगा। तो देखिए जब उसी पथ पे जाएगी तो आपतन कोण यानी कोण आई, आपतन कोण यही कहते हैं जी, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, कोण आई, तो बाबू जब ये अभिलंब के बीच कोणे नहीं बनेगा तो आपतन कोण का मान 0, ठीक, और ठीक इसी पथ पे वापस लौट जाइए तो परिवर्तन कोण यानी कोण आर बराबर 0। यानी बाबू जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है, आपतन कोण यानी कोण आई भी 0 और परिवर्तन कोण आर भी 0,
दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण आर भी 0। इसी चीज को लिख लीजिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है और कोण आई यानी आपतन कोण यानी ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, आई कोण आई, आपतन कोण बराबर 0 और परावर्तन कोण बराबर 0। परावर्तन कोण यानी दोनों का मान बाबू क्या होगा, 0 होगा, 0। इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो बाबू तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो उसी पथ पे पुनः वापस लौट जाती है, जिसमें आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण आर दोनों का मान 0 हो जाता है। ठीक है, देखिए 0 हो जाता है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब आइए अगला टॉपिक आपका पढ़ते हैं हम, प्रतिबिंब। ठीक है, अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, इमेज। ठीक है, देखिए भाई प्रतिबिंब के बारे में हम बता रहे थे आपको। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए इमेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिबिंब। तो दरअसल देखिए प्रतिबिंब तब भी बनेगा जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, या काटने का बजाय दो लैंग्वेज इस्तेमाल होता है बाबू, मिलती है या काटती है, बात बराबर है। एक दूसरे को काटेगी या कहीं ना कहीं मिलेगी, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखिए पहला चीज देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब इमेज, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, सुनिएगा ध्यान से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, बाबू देखिए दर्पण से परावर्तन होता है और लेंस से अपवर्तन होता है, इसीलिए दोनों एक ही में लगा दिए हैं। दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहाँ वस्तु के जैसे एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए बाबू प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहाँ वस्तु के जैसे एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। बाबू देखिए यहाँ काटती है और काटती हुई प्रतीत होती है, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए जहाँ पे ये एक दूसरे को रियल में काटेगी वहाँ काटती है, और जहाँ पे रियल में काटेगी, वास्तव में काटेगी, वहाँ बाबू वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहाँ पे काटती हुई प्रतीत होगी वहाँ पे बाबू आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इसमें दोनों कह दिया गया है, काटती हुई प्रतीत होती है, वहाँ वस्तु के जैसे एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए एक होता है बाबू वास्तविक प्रतिबिंब, नोट कर लीजिएगा। और एक होता है आभासी क्या है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है काल्पनिक। ठीक है, ठीक, देखिए
प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहाँ वस्तु के जैसे एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है बाबू वास्तविक और एक होता है आभासी। आभासी या काल्पनिक दो ही नाम है। ठीक। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिए थे बाबू यहाँ पे कि एक जगह काटती है, एक जगह काटती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पे रियल में काटती है वहाँ पे बाबू वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और जहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती है वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए अभी हम प्रतिबिंब के बारे में जाने। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, बताए हैं आपको, वास्तविक और आभासी। एक नंबर होता है बाबू वास्तविक और दूसरा होता है बाबू आभासी। दूसरा होता है आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम आपको बताए थे। क्या बताए थे बाबू? प्रतिबिंब के बारे में इससे पहले डिस्कस किया गया था, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक। प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं ना जी? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती है, बाबू जिस बिंदु पे एक दूसरे को वास्तव में काटती है वहाँ वस्तु के जैसे एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती है वहाँ वस्तु के जैसे एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब आइए आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम जानते हैं कुछ। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखिए लिख दिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ नोट हैं, जैसे में देखिए बाबू ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। क्या होता है बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब जो है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है बाबू, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, याद रखिए बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं हम? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए एक और कंडीशन वास्तविक प्रतिबिंब के साथ आता है भाई, कि वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ बनता है वहाँ प्रकाश की ऊर्जा मौजूद होती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ कहीं भी बनता है वहाँ प्रकाश की ऊर्जा मौजूद होती है, किंतु आभासी प्रतिबिंब जहाँ बनता है वहाँ प्रकाश की ऊर्जा मौजूद नहीं होती है। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वहाँ वस्तु के जैसे एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का प्रतिबिंब, दो प्रकार का। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती है वहाँ वस्तु के जैसे एक आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए आभासी प्रतिबिंब में देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
और एक कंडीशन है, वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ बनता है वहाँ प्रकाश की ऊर्जा मौजूद होती है, परंतु आभासी प्रतिबिंब जहाँ बनता है वहाँ प्रकाश की ऊर्जा मौजूद नहीं होती है। इतना क्लियर भाई? देखिए इतना क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू देखिए, अभी तक हमने प्रतिबिंब के बारे में चर्चा किया, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे आइए हम दर्पण के बारे में देखते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दर्पण। देखिए दर्पण, इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दर्पण के डिफिनीशन जान लें, दर्पण होता क्या है ना जी, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो देखिए दर्पण किसे कहते हैं, सिंपल वे में आप घर में शीशा वगैरह देखे ही होंगे, कितना चिकना और प्लेन रहता है। ऐसे बोल सकते हैं वह चिकनी और चमकीली सतह, क्या बोलिएगा, वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देता है। टच बार कर देखिएगा, मैक्सिमम परसेंट दर्पण पे टच बारिएगा तो मैक्सिमम परसेंट जहाँ बारिएगा वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहिएगा, वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है बाबू। दर्पण कितने प्रकार का बाबू, दर्पण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला होता है बाबू समतल, समतल दर्पण। दूसरा होता है बाबू गोलीय दर्पण, गोलीय, ठीक है, गोलीय दर्पण। और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, ठीक है। देखिए पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है भाई, समतल दर्पण है तो समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए सिंपल वे में इसका बोल सकते हैं डिफिनीशन, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, क्या कहिएगा, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखिए गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, कौन कौन बाबू, एक होता है अवतल, अवतल दर्पण, और एक होता है बाबू उत्तल दर्पण, ठीक। कोई दिक्कत, समतल दर्पण हो गया, उसके बाद गोलीय दर्पण आते हैं। तो बाबू गोलीय दर्पण कहते किसको है, ठीक है। गोलीय दर्पण का डिफिनीशन कैसे दिया जाता है, ठीक है। कह सकते हैं वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, देखिए टोटल डिफिनीशन के बारे में हम प्रवर्तक सतह से ही रिलेट करते हैं टोटल दर्पण को, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, क्या कहिएगा, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। या गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। देखिए समतल दर्पण का फिगर कैसे होता है, ये बाबू आपका है कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। ये समतल दर्पण है, ठीक है। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं बाबू, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप पे है, ये कभी पूछा नहीं जाता है। जैसे सिंपल में जान जाइए कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, पूर्णतः ऐसे होता है, पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, कौन सा दर्पण कहलाता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। क्या कहिएगा, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, क्या कहलाता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, कौन कौन, एक अवतल एक उत्तल। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या कहिएगा, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है। यानी बाबू ई आपका है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्या कहिएगा, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं भाई, तो जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है उस सतह को प्रवर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। तो बाबू इस सतह से प्रकाश का परिवर्तन होगा, ये बाबू धसा हुआ है, तो वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा होता है, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उभरा हुआ है, उभरा है प्रवर्तक सतह, और ये बाबू आपका धसा है, धसा, ठीक है। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है।
दर्पण तीन प्रकार का, पहला समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तन सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तन सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, कौन कौन? एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तन सतह धंसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका परावर्तन सतह उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक। और परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। ठीक है बाबू। इसके आगे अब एक एक दर्पण के बारे में हम डिफिनीशन लिखवाते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे आप पोस्ट कर वीडियो को लिख सकते हैं खुद से अपना डिफिनीशन। अब कल से बाबू एक एक दर्पण के बारे में, दर्पण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, उसके बाद समतल दर्पण की विशेषताएं, गोलीय की विशेषताएं, परवलयिक की विशेषताएं, उत्तल का विशेषताएं, अवतल का, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए।